नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और मैं अपने YouTube चैनल वी आर लर्न में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं। हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। हम लोग कक्षा 8 के इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कक्षा 8 के इतिहास में 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर है। आइए देखते हैं हमारा चैप्टर क्या कहता है। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। ये देखिए चित्र है, इसको देख के ऐसा लग रहा है इसमें जो मुग़ल बादशाह हैं वो बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप रहे हैं। ठीक है, इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कितना बड़ा आयोजन किया गया हो भव्य समारोह का। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये चित्र है, चित्र रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन के दौरान जो भी घटनाएं घटी उसको चित्रित करने के लिए एक चित्रकार को नियुक्त किया था। उस चित्रकार ने इस पेंटिंग को बनाया है। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। आगे देखते हैं। दीवान के तौर पर कंपनी को अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। देखिए दोस्तों, यह है 12 अगस्त 1765 को जब मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो यह घटना घटी तो इस घटना में अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों शामिल थे। और ये जो घटना घटी यह एक हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों की मौजूदगी में एक तंबू में घटी। लेकिन यह घटना चित्र के माध्यम से ऐसा दिखाया गया हो जैसे इसे एक भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया गया और उस समारोह में अंग्रेज़ों को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिल गई उसके बाद अंग्रेज अब ये सोचने लगे कि उनके क्षेत्र में उनको नियंत्रण करने के लिए जो भूभाग प्राप्त हुआ है, उन्हें बंगाल की जो दीवानी मिली है, तो वो लोग वहाँ से इतने धन इकट्ठा कर लें जिससे उनको शासन चलाने में जो भी खर्च आता है, ठीक है, उसको इन्हीं से निकाल लिया जाए। ठीक है, इन्हीं भूभाग से जो कर प्राप्त होते हैं उन्हीं से पैसा निकाला जाए, जिससे जो कंपनी का खर्चा है, लोगों का वेतन, कंपनी चलाने में और जो अन्य खर्च होते थे वो सब इससे ही पूरा हो जाए। और कंपनी जो है, कंपनी इस बात का भी ध्यान रखने के बारे में सोच रही थी कि वो एक व्यापारिक कंपनी है, वो बिजनेस करने आए हैं, तो जो सामान खरीदने और बेचने का काम है वो बंद ना हो, वो चलता रहे। ठीक है, आगे देखिए। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कंपनी को यह समझ में आने लगा कि वहाँ उसे
सोच समझ के अपने कदम को आगे बढ़ाना होगा। मतलब धीरे 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 करके अपना विकास करना होगा, अपना विस्तार करना होगा। कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या यह थी, उनको यह पता था कि वो बाहरी हैं, वो विदेशी हैं, तो इसलिए उनको वहाँ की जो जनता थी उनको भी शांत रखना बहुत ज़रूरी था। और ख़ासकर सबसे बड़ा डर उन लोगों से था जो पहले वहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र थे, गांव देहात थे, जो गांव देहातों का शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी लोगों का, ठीक है, बहुमत जो था लोगों का उनके साथ था। अभी भी इन लोगों के पास काफ़ी ताकत था। तो ऐसे जो स्थानीय लोग सत्ता में रह चुके थे उन्हें कंट्रोल करना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन अंग्रेज उन लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते थे, मिटा नहीं सकते थे, मार नहीं सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ों को यह सोचना पड़ा कि आखिर इन ग्रामीण इलाकों के इलाके जो हैं, ये ग्रामीण इलाके हैं, उनको अपना उपनिवेश का अड्डा कैसे बनाया जाए, आय के जो संसाधन है उसको कैसे जुटाया जाए, लोगों के जो अधिकार हैं उसको तय कैसे किया जाए। और उन्होंने ये भी सोचा कि आखिर अपने मन मुताबिक जो फसल हैं उसकी खेती कैसे कराई जाए। इन सब के बारे में अंग्रेज सोचने लगे। आइए देखते हैं अब ये सब चीज़ें उन्होंने किया कैसे। कंपनी की आमदनी देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य जो था वो 2 गुना हो चुका था। 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले वह सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। देखिए अंग्रेज जो थे, देखिए दोस्तों, जो कंपनी थी वो दीवान तो बन गई थी लेकिन वो अभी भी खुद को व्यापारी ही मानती थी। अब वो ये सोच रही थी कि भारी भरकम लगाम आखिर कैसे लगाया जाए, लगाम नहीं, लगान कैसे लगाया जाए, कर कैसे वसूला जाए। वो कर वसूलना तो चाहती थी लेकिन उसका आकलन और उसकी वसूली का कोई तरीका वह नहीं बना पा रही थी। वह यह व्यवस्था करने में अभी भी वह हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश जो थी कंपनी की वह यह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कैसे वसूला जाए और कम से कम कीमत पर बढ़िया से बढ़िया जो कच्चा माल है यानी सूती और रेशमी कपड़ा है उसे कैसे खरीदा जाए। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा जो खरीदे जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य था वो 2 गुना हो चुका था। देखिए भारत में जो कच्चे माल थे उनके डिमांड इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उनके जो प्राइस थे वो डबल हो चुके थे। ठीक है, अब 1765 से पहले जो कंपनी थी वो जो भारत से कच्चा माल खरीदती थी उसके बदले में वो ब्रिटेन से सोने और चांदी लेके आती थी, सोने और चांदी का आयात करती थी और आयात के माध्यम से, सोने और चांदी के माध्यम से भारत में सामानों को खरीदती थी। लेकिन अब बंगाल में इतना कर इकट्ठा होने लगा था बंगाल से कि बंगाल से इकट्ठा होने वाले पैसे ही कंपनी के लिए पर्याप्त थे कि वहाँ वो ये सारी चीज़ें खरीद सके। यहाँ के जो सारे सामान हैं उसको खरीदने के लिए बंगाल से जो राजस्व प्राप्त होता था वही कंपनी के लिए काफ़ी हो गया था। जल्द ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ों को कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। दोस्तों देखिए, अंग्रेज इतने अत्याचार करने लगे थे, मनमाना टैक्स वसूलने लगे, मनमानी फसलों की खेती करवाने लगे, अपने मनमानी तरीके से लोगों
के सामान को खरीदने लगे। इससे क्या हुआ कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो गिरने लगी, जिससे जो कारीगर थे वो गांव छोड़कर भागने लगे, क्योंकि कम कीमत पर अपनी चीज़ों को बेचकर वो अपना घर कैसे चलाएंगे, और उनसे ज़बरदस्ती कम कीमत पर ले ली जाती थी उनकी चीज़ें। किसान जो है जब अपनी मनमर्जी से कंपनी खेती कराएगी तो किसान जाहिर सी बात है लगान कैसे चुकाएंगे। कारीगर थे, उनका उत्पादन गिरने लगा, खेती चौपट होने लगी। तो भाई अब अंग्रेजों के लिए एक नई मुसीबत गले पड़ने वाली थी। लेकिन दोस्तों 1770 में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ जनसंख्या मारी गई। लगभग 1/3 जनसंख्या बंगाल की समाप्त हो गई, मर गए लोग, आबादी ही खत्म हो गई। खेती में सुधार की जरूरत देखिए, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाए जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। देखिए जब अर्थव्यवस्था गिरने लगी तो अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ा जो संकट था वो यह कि भाई खेती जो है उसमें सुधार कैसे लाया जाए और ज़मीन में निवेश कैसे किया जाए, इस काम को किस तरह किया जा सकता है। आखिर भाई मतलब ज़मीन में निवेश और खेती में सुधार कैसे लाया जा सकता है, इन सवालों पर 2 दशकों तक लगभग खाली बहस ही चलती रही। आखिरकार कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह बंदोबस्त की व्यवस्था यह थी कि पहले जो कर राजस्व अंग्रेज डायरेक्ट ले रहे थे, अब उनको राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी और जमींदारों के माध्यम से कर वसूलने का काम दे दिया गया। इसमें एक निश्चित राशि तय की गई, मतलब कर चुकाने का एक निश्चित लागत तय कर दी गई। इससे ये हो गया कि अब इस कर को, इस निश्चित जो लागत है, इससे ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है। और अंग्रेजों को यह लगता था कि यह राजस्व नियमित रूप से उन्हें मिलता रहेगा। जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का जो प्रोत्साहन है वो भी मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली तो थी नहीं, इसलिए जमींदार जो थे बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे, तो अंग्रेजों की बात मानेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कर इकट्ठा करके चुकाएंगे। मगर अस्थायी बंदोबस्त जो था उसने भी समस्या पैदा करती। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा कर ही नहीं रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अब बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी वकायदा नीलाम कर चुकी थी। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो कंपनी लेके आई थी उसमें भी समस्या पैदा होने लगी। बहुत से जमींदार ऐसे थे वो ज़मीन सुधार में खर्च नहीं कर पा रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कंपनी ने जो जमींदारों पर राजस्व के लिए लागत तय की थी उसको भी वो नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि वो लागत ही इतनी ज़्यादा थी कि उसको ही देने में ज़मींदारों को प्रॉब्लम होती थी। और जब लागत ही नहीं दे पाते थे तो ज़मीन सुधार में धन खर्च कहाँ से करेंगे, वो नहीं कर पाते थे। और जब वो
राजस्व नहीं चुका पाते थे तो कंपनी उनसे जिम्मेदारी छीन लेती थी और बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी बकाया न मिलने की वजह से नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन में बेहतरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। देखिए, अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्त लाकर राजस्व की लागत तय कर दी थी कि इतना राजस्व देना है, इतना चुकाना है। वो उससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे। ठीक है, तो बहुत से जो जमींदार थे उनको तो फायदा होने लगा, लेकिन जो कंपनी थी उसके राजस्व में बढ़ोतरी हो ही नहीं रही थी, उनको फायदा हो नहीं रहा था। और जो जमींदार थे वो जमीन की जमीन को बेहतर बनाने में कोई रुचि ले ही नहीं रहे थे। ठीक है, बेहतरी बनाने में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे कि बढ़ोतरी हो, बेहतरी हो, बेहतर बनाया जाए ज़मीन को। उनमें से कुछ जमींदार तो ऐसे थे जो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, नीलाम कर लिए गए थे अंग्रेज़ों द्वारा। जो बचे रह गए थे वो किसी परेशानी में पड़ना ही नहीं चाहते थे, वो निवेश का खतरा उठाना ही नहीं चाहते थे। जब तक जमींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह ही नहीं थी। अब भाई, ज़मींदारों ने किसानों को दे दिया खेती करने के लिए, किसान खेती कर रहा है, कर चुका रहा है, तो ये मामला आराम से चल रहा था। ठीक है, तो ज़मींदारों को क्या ज़रूरत थी वो खेती में सुधार करें। दूसरी तरफ गाँवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वो बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिक सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। और ये जो जमींदारों द्वारा किसानों से लगान वसूला जा रहा था वो किसानों को बहुत भारी पड़ रहा था। लागत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आमदनी उन्हें बहुत कम हो रहा था। अब उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था साहूकार से, और साहूकार का समय पर कर्ज न चुकाने के कारण उन्हें उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन होती थी उन्हें बेचना पड़ता था, उससे बेदखल होना पड़ता था। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। देखिए, 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी तो बहुत सारे अधिकारियों को ये लगने लगा था कि जो राजस्व बंदोबस्त है इसको दोबारा इसमें परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्च चलाने के लिए और पैसों की ज़रूरत हो तो अस्थायी रूप से जो राजस्व तय किया जा चुका है उससे और अधिक पैसे कैसे कमा सकती है। वो इसमें इतने लिमिट में जो एक लिमिट तय कर दी गई है राजस्व वसूलने का, और कंपनी के खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तो पैसे तो लिमिट में ही आ रहे हैं ना, और खर्चा बढ़ रहा है तो उतने कम पैसों में अपना खर्च कैसे चलाएगी। इसलिए अस्थायी बंदोबस्त जो है, राजस्व बंदोबस्त जो आई थी, इसमें परिवर्तन लाना जरूरी था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, इसके इलाके का ज़्यादा हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश को यार उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1882 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई।
राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों के सामने अस्थाई बंदोबस्ती से समस्या उत्पन्न हो गई तो उन्होंने क्या किया, इसमें परिवर्तन किया और जो होर्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज थे उनको ये जिम्मा सौंपा गया और उन्होंने जो उत्तर प्रदेश है, आज का उत्तर पश्चिम प्रांत था उस समय का, बंगाल प्रेसिडेंसी का, वहाँ पर एक नई व्यवस्था तैयार की और उसे 1882 में लागू किया गया। मैकेंजी का ऐसा मानना था, उत्तर भारतीय समाज में वहाँ के गांव के जो लोग हैं उनकी अपनी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना जरूरी है। उसके आदेश पे जो कलेक्टर थे उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीनों की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के जो रीति रिवाज थे उनको नोट किया, दर्ज किया। गांव के एक एक खेत से अनुमानित राजस्व को जो प्राप्त हो सकता था उसको जोड़कर जो ग्राम का मुखिया था उसके अंडर में दे दिया जाता था। उसका काम ये था कि राजस्व का हिसाब लगाया जाएगा और उससे वसूला जाएगा, वसूल कर कंपनी को जमा करेगा। और पहले जो अस्थाई बंदोबस्ती में राजस्व को फिक्स कर दिया गया था, अब उसे हटा दिया गया और इस व्यवस्था के माध्यम से राजस्व में समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने का काम जो है गांव के जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दे दिया गया और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। दोस्तों देखिए, इसके बाद जो आई मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवारी या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। देखो दोस्तों, जो टॉमस मुनरो था उन्होंने क्या किया, वो भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने लगे। उन्होंने प्रयास किया कि एक नई व्यवस्था को लाया जाए और उस नई व्यवस्था को रैयतवारी का नाम दिया गया। ये जो रैयतवारी व्यवस्था है, कैप्टन अलेक्जेंडर ने जो टीपू सुल्तान के क्षेत्र जीते थे उसमें सबसे पहले लागू किया और लागू करके देखा कि इसका रिजल्ट क्या आता है। उसके बाद टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को बहुत ज़्यादा विकसित किया और धीरे धीरे यही व्यवस्था पूरे दक्षिण भारत में लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था, यानी उनका यह मानना था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। देखिए, जो दक्षिण में था जमींदारी व्यवस्था नहीं थी, तो जो मुनरो थे उन्होंने यह व्यवस्था की कि जो ये रैयतवाड़ी, देखिए जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है, इसमें क्या होता था, टैक्स को किसानों से डायरेक्ट लिया जाता था, बीच में कोई जमींदार नहीं होता था, टैक्स डायरेक्ट किसानों द्वारा ही चुकाया जाता था। इससे ठीक है, जिससे किसानों को भी फायदा होता था और अंग्रेजों की भी होता था। राजस्व आकलन से पहले, मतलब राजस्व का निर्धारण करने से पहले उनके खेतों को सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाता था। मुनरो का मानना था अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए, सोच तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं था। देखिए, इसमें भी सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों में भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, फिर से यूरोप के लिए फसले। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की जो ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें हैं वो भी पैदा कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की जो खेती थी उस पर बहुत जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय के लिए, संयुक्त प्रांत
वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया जाए? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझे। देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? देखिए 5 और 6 में जो चित्र 5 और ये 6 दिया गया है, ये सामने आप देखेंगे बाईं तरफ की तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा एक कलमकारी छापे दिखाई दे रही हैं। इस पे छाप दिखाई दे रही हैं, देखिए कितनी सुंदर सुंदर बनी है। दूसरी तरफ जो है ये दाएं वाला, मैं आपको अगर इसको वो कर दूं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आइए कर देता हूं, मैं इतना तो कर ही सकता हूं। ये देखिए, ये वाली जो है ना, ये आंध्र प्रदेश के जो बुनकर हैं उनको द्वारा छापे बनाई गई हैं। और दूसरी तरफ जो है ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले छापे। देखिए इसमें फूल बने हैं ना, ये फूलों वाले छाप जो हैं ये ब्रिटेन के जो प्रसिद्ध कवि हैं विलियम मॉरिस, उनके द्वारा बनाया गया है। दोनों छापे लगभग एक समान है। दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसे आम तौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा किया गया? उसी के बारे में बताया गया है कि नील को आखिर पैदा कैसे किया गया? खेती के माध्यम से। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वो नील के नाम से एक पौधे से निकाला जाता है। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत यानी उत्पादक देश था। भारतीय नील की मांगे क्यों थी? देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए बोर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। बोर्ड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये पौधा उगता था। ये ठंडा प्रदेश है ना, इसलिए ये पौधा वहाँ आसानी से मिल जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के बोर्ड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि बोर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और इसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। बहुत ज़्यादा कपास की उत्पत्ति हुई। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उस दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 89 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और ऑप्शन की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। देखिए, भारतीय नील की मांग क्यों थी? देखिए, नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन का कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजार में पहुंचती थी। उसकी कीमतों में, अरे यार गलत पढ़ लिया, यहाँ देखिए, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ता ढूंढने लगी। यूरोप के बाजार में भारतीय नील की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी
अब जो ब्रिटेन की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनका ध्यान नील की खेती की तरफ गया और ये रास्ता ढूंढने लगे कि नील की खेती को आखिर कैसे बढ़ाया जाए। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देखिए 1788 में जो ब्रिटेन में भारत से नील का आयात होता था वो लगभग 30% था, लेकिन 1810 आते आते ब्रिटेन में जो भारतीय नील का आयात था वो बढ़ के 95% पहुँच चुका था, 30 से 95%। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। उनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था। उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? देखिए, नील की खेती दो तरीक़ों से होती थी, नीज और रेती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। लेकिन जो नीज खेती है उसकी समस्याएं क्या थी? बागान मालिकों को नीज खेती यानी निजी खेती बागान मालिकों को निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसे ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों यानी बड़ी बड़ी ज़मीनों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। देखिए, नील की खेती के लिए उन्हें बड़ी बड़ी ज़मीनों की आवश्यकता थी, तो उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री के आसपास का एरिया था उसको ठीक है लेने की कोशिश की और वहाँ के जो किसान थे, छोटे छोटे किसान थे, उनको वहाँ से हटवा दिया। इससे किसानों और जो ब्रिटेन के लोग थे उनके बीच तनाव पैदा हो गया। मजदूरों का इंतजाम भी करना आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरतें थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती होगी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से ही हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी तक के आखिरी तक बागान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत थी। रैयती की जमीन पर नील की खेती देखिए, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। रैयती व्यवस्था क्या थी? देखिए, जो ज़मीन थे वो ज़मींदारों से लेकर किसानों को दे दी गई। अब किसान अपना टैक्स कंपनी को डायरेक्ट भरते थे, तो ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो रैयती व्यवस्था के अंतर्गत आ गई थी। उसके बाद जो ज़मीन बचती थी वो ब्रिटेन से आए जो लोग थे उसको लेते थे और उस पर नील की खेती करते थे। और रैयती व्यवस्था के अंदर ज़मीन ज़्यादा होने के कारण
जो नील के खेती करने वाले लोग थे वो इसकी खेती या इसके क्षेत्रफल को फैलाने से बहुत हिचकिचाते थे। देखिए, रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बगान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत यानी जो किसान थे वो अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों यानी किसानों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता था। देखिए, ये कह रहा है किसानों को मजबूर किया जाता था उनकी ज़मीन पर, उनके ज़मीन के पर 25% हिस्से पर नील की खेती करने के लिए। जो बगान मालिक थे वो लोग उन्हें नील की खेती करने के लिए कर्जा देते थे और किसानों का काम होता था और बीज वगैरह मुहैया करवाते थे। जो किसान थे वो ज़मीन को तैयार करते थे नील की खेती के लिए, और कटाई के बाद जब वो लोग काश्तकार जो कटाई के बाद, ठीक है, जब फसल को बगान मालिकों को सौंप दिया जाता था उसके बाद उन्हें दोबारा कर्जा दे दिया जाता था और फिर से ये चक्र दोबारा वैसे ही खेती करते थे। फिर नील की फसल होती थी, फिर कटाई होती थी, फिर उनके पास जाता था, यही चक्र चलने लगा। देखिए नील का उत्पादन कैसे होता था, ये देखिए, ये दिया है, पानी को रोक के लग रहा है, ऐसे ऐसे बनाए हैं। देखिए, नील गांव का आमतौर पर बगान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वेट्स यानी हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत होती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल जाता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी व्यवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मौजूदा उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। देखिए इसमें दिया है, ये जो मजदूर आपको दिख रहा है ये सुखाने के लिए लिया जा रहा है और ये जो व्यक्ति है जो नील तैयार हो गया है उस पे बिक्री के लिए थप्पे लगा रहा है ना, स्टैंप लगा रहा है। ठीक है, और ये देखिए ये जो मजदूर है ये हौद में जब घोल को मिलाने का कार्य ये कर रहा है और इस डंडे के माध्यम से हॉल में इस नील जो बनाते समय जो हौद में डाला जाता था ना, गड्ढे में जो गड्ढा खोद के उसमें डाला जाता था नील के पत्तों को, नील के पौधों को, तो उसको मिलाने का काम किससे होता था, इस डंडे के माध्यम से, और ये व्यक्ति करता था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो रहा था। समस्याएं और भी थी। बगान मालिक चाहते थे किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसके जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। देखिए जो बगान मालिक थे किसानों को कर्जा देते थे ताकि वो नील की खेती करें। किसान खेती करते थे, लेकिन धीरे धीरे किसानों को यह समझ में आने लगा था जो नील की खेती है उसके लिए जो कीमत मिलता है वो पर्याप्त नहीं है।
जो कर्जों का सिलसिला है किसानों का, वो ख़त्म ही नहीं होता है। समस्याएं और भी बहुत सारी थी। जो बागान के मालिक थे वो यह चाहते थे किसान जो है नील की खेती अपने सबसे बढ़िया खेत में करे जो उपजाऊ हो। नील की खेती के साथ यह परेशानी थी कि इसकी जड़ें जो होती थी वो बहुत गहरी होती थी, और जिस खेत में एक बार नील की खेती हो गई वहाँ पर दोबारा धान की खेती नहीं की जा सकती, कि वो वहाँ का उपजाऊपन जो होता है वो नील के पौधे ख़त्म कर देते थे। आगे देखिए नील विद्रोह। और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत यानी किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाला गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत तमन्नात्मक थी। लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा, मतलब नील के जो खेती करने वाले किसान थे उनको लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के यानी नील के कॉन्ट्रैक्ट पर ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। मतलब लाठी वाले जो गुंडे थे, बागान मालिकों के जो गुंडे थे, उनके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर किसानों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को यानी किसानों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों यानी किसानों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को भी दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी।
भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उठाऊंगा। देखिए, चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार यानी किसान ने हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरह दिए। WS ईटनकार नील आयोग के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। श्री साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उठाऊँगा। कल्पना कीजिए कि आप नील आयोग के सामने गवाही दे रहे हैं। WS ईटनकार आपसे पूछते हैं, रैयत किस सूरत में नील की खेती कर सकते हैं? आपका जवाब क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिए, हमारा चैप्टर यहीं समाप्त हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा नील की खेती के बारे में, कैसे ज़बरदस्ती किसानों से कराया जाता था और किस तरह उसका दमन हुआ, किस तरह से ये खेती समाप्त हुई। दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी जल्दी जाइए, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से प्राप्त हो। चलिए, ख्याल रखिए आप लोग अपना।